अच्छा जी, फॉर्म्स ऑफ बोरिंग. Borrowings by issuing debentures. Effectively, any security issued by a company to raise capital other than share is a debenture. इन्वेस्टमेंट कैसे इकट्ठी की जाती है? या शेयर्स दिए जाते हैं या डिबेंचर्स दिए जाते हैं. शेयर्स के अलावा कोई भी जो आप सिक्योरिटी इशू करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिबेंचर्स कहते हैं. ए पब्लिक कंपनी may issue debentures to public or may issue debentures to any persons privately. Debentures may be secured or unsecured. पब्लिक को आप इशू करते हैं, प्राइवेट पर्सनस को करते हैं. सिक्योर्ड का मतलब है उसके एवज आपने सिक्योरिटी ली है या अनसिक्योर्ड. ये जो मॉर्गेज प्लेज या चार्ज पड़ा था ये सिक्योरिटी ली गई है ना. अनसिक्योर्ड जो है वो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं ली जाती. बोरिंग फ्रॉम क्रेडिट institutions. Credit institutions include commercial banks, investment banks, non-banking finance companies, mudarbas and all other business organizations providing facilities for loan against the interest or sometimes against the participation in profit of the company as per agreed terms. These terms too usually are secured against the assets of the company. यहाँ तो आप कर्ज़ा, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें आपने मुदारबा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, मुदारबाज जो हैं दो तरह के आपको लोन्स देती हैं. इंटरेस्ट बेस देती हैं या प्रॉफिट में हिस्सा जाते हैं. प्रॉफिट में हिस्सा जो वो क्या है, इंटरेस्ट नहीं लेना, वो इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंसिंग कह लें आप कि जी हमने हिस्सा नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेना बल्कि पैसे ले लो, प्रॉफिट में हिस्सेदारी कर लो. और दोनों जो हैं वो सिक्योर्ड होती हैं अगेंस्ट सम सिक्योरिटी. और अगला है जी बोरिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स में इंक्लूड द स्पॉन्सर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. And the type of financing is usually unsecured, however it may be secured against the assets of the company. तो जो स्पॉन्सर्स होते हैं या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई बाहर से जाके कर्जा क्यों ले रहे हो, मेरे से ले लो कर्जा. पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था ना कि जी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट होती है और लोन्स भी दे देते हैं पार्टनर्स. इसी तरह कंट्रोलिंग शेयर होल्डर जो है वो कहता है कि मेरे से कर्जा ले लो. वो सिक्योरिटी इसके एवज ले या ना ले ये उसकी मर्जी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टर भी है और क्रेडिटर भी बन जाएगा. नेक्स्ट पेज पे आए जी रजिस्ट्रेशन. Companies Act 2017 requires that the following charges including mortgage or pledge must be registered. Must be registered. कहाँ पे रजिस्टर करवाना? रजिस्ट्रार के पास. A mortgage or charge on an immovable property wherever situate or interest therein. मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया है आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी या उसके किसी एक इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का क्या मतलब है? हम बैंक को कहते हैं कि जी इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है ना वो मंथली तुम्हें मिला कर. तो ये हमने इंटरेस्ट के ऊपर मॉर्गेज राइट, ये राइट है ना हमारा. पहले ये टाइप्स तो हम पढ़ते हैं, पहले दूसरी चीज़ें पढ़ ले. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
constructive notice and effect of non-registration. Next page. The registration of the mortgage or charge, the registrar shall issue a certificate of registration under his signature or authenticated by his official seal in such form and such manner as may be specified. सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई मॉर्गेज जो है वो क्या हुआ है, रजिस्टर। कंस्ट्रक्टिव नोटिस। A person acquiring the company's property shall be deemed to have constructive notice that the asset is subject to mortgage or charge from the date of its registration. कंस्ट्रक्टिव नोटिस इनडायरेक्ट नोटिस होता है। देखें, आपको कोई बताए ना बताए, आप पे एक ख़रीदार के तौर पे लाजम है कि आप प्रॉपर्टी, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास चेक करें कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं लिया गया। अगर लोन लिया गया है, मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया गया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी? कंपनी रजिस्ट्रार के पास होगी। तो ये जो सरकारी रिकॉर्ड होता है ये अवाम की उस तक एक्सेस होती है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि जनाब कंपनी ने हमें बताया नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके इसको चेक करें सरकारी रिकॉर्ड से। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि एक पर्सन कहता है कि जी मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और इस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट ये है, हमें सिर्फ उसके बयान पे रहना चाहिए कि जाके पटवारी के रिकॉर्ड में ये इसके डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए कि इसका मालिक और ये जितनी मेजरमेंट इस प्रॉपर्टी की बता रहा है ये असल में है भी है कि नहीं। तो इसी तरह जब हम कंपनी से कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और वो कंपनी कह रही है कि जी ये फ्री ऑफ एनी चार्ज या मॉर्गेज है, इसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं लिया गया, तो कंपनी की वर्डिंग पे हमें रिलाई करने की बजाय जाके कंस्ट्रक्टिव नोटिस के तौर पे रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि जी इसके अगेंस्ट कोई लोन लिया गया कि नहीं लिया गया। ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। आपने मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवा लिया और उसको रजिस्टर नहीं करवाया। If the company or interested persons fails or neglects to register the mortgage or charge as aforesaid, the mortgage or charge would become void. Interested person कौन होगा? लेंडर होगा। देखें, कंपनी तो चार्ज क्रिएट करवाए, वहाँ पे रजिस्टर करवाए ना करवाए, जो लेंडर होता है ना, जो बैंक होता है, वो अपने लॉयर के थ्रू कहता है कि भाई इसको जाके रजिस्टर करवा लो रजिस्ट्रार के पास। वो एक एविडेंस हो जाती है। और जब लिक्विडेशन की बारी आती है तो वो आपको प्रायोरिटी मिलती है। जिनके रजिस्टर हुए हुए चार्ज हैं उनका हक पहले होता है कि उनका कर्जा वापस किया जाए। और अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते चार्ज, वो क्या कह रहा है? वॉइड। तो फिर लेंडर इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जाके इस चार्ज को या मॉर्गेज को रजिस्टर करवाया जाए। बेशक कंपनी इस चीज़ में नेग्लिजेंटली बिहेव कर रही है, वो जाके चार्ज को रजिस्टर करवाएगा, कल को लोन तो उसने वापस लेना है और जितना खर्चा आएगा वो कंपनी को बिल कर देगा। वो shall not be accepted as such by the liquidator or any other creditor. However, this shall not affect any contract or obligation for the repayment of money secured by such unregistered mortgage or charge. अच्छा, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ये है कि ये चार्ज जो है दैट इज वॉइड अगेंस्ट अदर लिक्विडेटर्स, दैट इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर्स। देखें, दूसरे क्रेडिटर्स इस चार्ज को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? रजिस्टर ही नहीं हुआ। लिक्विडेटर ने क्या करना होता है? एसेट्स को बेच के रियलाइज करवाना होता है, कर्जा वापस बांटना होता है। वो भी जब रिकॉर्ड चेक करेगा वहाँ पर रजिस्टर नहीं हुआ, वो कहेगा मैं नहीं मानता। लेकिन कंपनी को पता है ना मैंने लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर को पता है मैंने लोन दिया हुआ,
वो वैसे अदालत में तो केस कर सकता है ना कि भाई ये मेरा कर्जा वापस करे, कोई तो कोई कागजात उसके पास होंगे ना। कहने का मतलब ये है कि जब लिक्विडेशन की बारी आएगी, लिक्विडेटर इस मॉर्गेज या चार्ज को ऑन नहीं करेगा। दूसरे क्रेडिटर्स कहेंगे कि भाई ये तो चार्ज रजिस्टर ही नहीं हुआ, इसलिए इसको प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन वो क्रेडिटर जो है कोर्ट में एक अलग से केस तो कर सकता है ना। हो सकता है नुकसान तो उसको होगा इस चीज़ का, लेकिन ये नहीं कि वो कंप्लीटली उसका हक ख़त्म हो गया। अब आ जाए जी उधर, वो जो ये क्वेश्चन आता होता है कि जी कौन से चार्जेस रजिस्टरेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपने मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया या उसके किसी एक इंटरेस्ट में मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया, वो कंपनी की प्रॉपर्टी थी, उसको आपने रजिस्टर करवाना है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, नंबर 1। नंबर 2, मॉर्गेज चार्ज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू की है, उसके अगेंस्ट आपने कोई सिक्योरिटी ली है या मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया है, वो भी रजिस्टर होगा। अगली बात, मॉर्गेज या चार्ज ऑन द बुक डेट्स ऑफ द कंपनी। बुक डेट्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जी, जो आपने पैसे लेने हैं अभी, तो वो आपको 6 महीने बाद मिलने हैं, आपको पैसे अभी चाहिए, तो आप उनके एवज वो राइट क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और क्रेडिटर को कहते हैं पैसे हमें दे दो अभी। और अगर हम पैसे अदा ना कर सके तो तुम क्या ले लेना, वो जो हमारे पैसे आने थे वो तुम ले लेना। फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। कल आपने फ्लोटिंग चार्ज पढ़ा है। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करेंगे, उसको भी आप रजिस्टर करवाएंगे। A charge on a ship or aircraft or any share in a ship or aircraft। आपका शिप है या एयरक्राफ्ट है कंपनी का, उसको आपने उसके ऊपर एज सिक्योरिटी या उसमें हिस्सा है, दो कंपनीज ओन करती हैं एक शिप या एयरक्राफ्ट, आप अपना हिस्सा मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवा दें उसके ऊपर। A charge on goodwill or any intellectual property। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपने ब्रेन से क्रिएट की चीज, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बुक लिखी, फॉर्मूला किया। गुडविल क्या होती है? फ्रेंचाइज होती है। गुडविल को आप इवेल्युएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। गुडविल आपने पार्टनरशिप की पढ़ी नहीं थी? गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप, आपके टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ है, आपको 12 करोड़ मिल रहा है, ऊपर का 2 करोड़ किस चीज़ का है? गुडविल का, नाम का। अपना नाम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी आप उसके अगेंस्ट भी कर्जा ले सकते। मॉर्गेज चार्ज अ प्लेज ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। मॉर्गेज क्रिएट किया है, चार्ज क्रिएट किया है या प्लेज क्रिएट किया है अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। Mortgage or charge or other interest based on agreement for the issue of an instrument in the nature of redeemable capital। redeemable capital क्या होता है? वो जो प्रेफरेंस शेयर्स आपने पढ़े थे, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है कुछ अरसे के लिए आपने कैपिटल क्रिएट किया, उस पर आपने इन्वेस्टमेंट ली है और 5 साल के लिए किया है, 5 साल के बाद आपने वो वापस कर देना है कैपिटल। जिन लोगों से आपने कैपिटल इकट्ठा किया है वो कहते हैं कि कैपिटल हम दे देते हैं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी रखवाएं।
ठीक है। और लास्ट का जी, मॉर्गेज और चार्ज और अदर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कोलेटरल सेल एग्रीमेंट, नेमली लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, लीज एंड लीज बैक, एंड रिटेंशन ऑफ द टाइटल फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और अदर गुड्स। आपके पास पैसे नहीं है, आपने मशीनरी लीज करवा ली, मशीनरी आपके पास है, नाम किसके होगी? वो बैंक की होगी। आप उसकी किस्तें अदा करते रहेंगे। जब भी आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक क्या करेगा? जब गाड़ी लीज करवाई जाती है बैंक से, पोजेशन हमारे पास होती है, कार की मिल्कियत किसके नाम पे होती है? बैंक के नाम। ये वो वाले लीज एग्रीमेंट। दोबारा पढ़ लें इन चीज़ों को, नहीं समझ आई तो पूछ लें।